अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जौसेफ हाशमी और यह है फोर्ड रेंजर रैप्टर 2022 मॉडल। और रेंजर साइज के लिहाज से रिवो जितना है, लेकिन लग्जरी फीचर्स पावर हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और एट द सेम टाइम ये गाड़ी रैप्टर भी है, और रैप्टर एक बहुत कूल गाड़ी होती है ट्रक्स की कैटेगरी में। खैर, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके, बट इस वीडियो में इस गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव करने वाला हूं ताकि ऑन रोड देखें कि ये गाड़ी कितना परफॉर्म करती है। ये गाड़ी 400 प्लस हॉर्स पावर है, जो कि एनॉर्मस फिगर है इस गाड़ी के लिहाज से। और ये गाड़ी डिलीवर भी करती है या नहीं, ये चेक करते हैं। और उसके अलावा इसमें क्या फीचर्स हैं, इसके क्या प्रोस हैं, क्या कौन है, ये सब डिस्कस करेंगे ऑन द रोड। खैर, फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये 22 मॉडल है, रेंजर रैप्टर टॉप ऑफ द लाइन है और इसकी डिमांड 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। ये 25 की फ्रेश इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है और सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ऑलराइट, ड्राइविंग द फोर्ड रेंजर रैप्टर। इस गाड़ी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि इसका साइज बहुत मैनेजेबल है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी रिवो जितनी है, बट रिवो से ये गाड़ी हर लिहाज से बहुत ज़्यादा रिफाइंड, पावरफुल, लग्जरियस, एग्रेसिव सब कुछ है। और F-150 से भी ये गाड़ी मुझे एक बेहतर ऑप्शन लगी है, क्योंकि मैनेजेबल होना ही इसकी बेस्ट चीज़ है। ये पावरफुल लग्जरियस है ही, बट आप इसको डेली यूज भी कर सकते हैं। इसको आप रिवो से रिप्लेस कर सकते हैं, और रिवो से अगर आप एक लेवल ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में इन भी होती जा रही है। फोर्ड पहले F-150 में रैप्टर ऑफर करता था, अब रेंजर भी आना शुरू हो गया है। और रेंजर ये एक मिड साइज का ट्रक है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी रैप्टर के बैच को जस्टिफाई करती है। इस तरह से ये गाड़ी 400 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब ये फिगर्स कहने को पेपर पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई फायदा है भी कि नहीं, ये भी टेस्ट करेंगे आगे जाके। फिलहाल जहां तक बात है इसकी राइड की, तो इसकी राइड है तो बिल्कुल फ्लोई और स्मूथ सी, लेकिन बम्प्स पे ये गाड़ी आपको बम्प्स काफी ज्यादा फील करवाती है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। F-150 मैंने इससे पहले ड्राइव किया हुआ है, डॉज भी ड्राइव किए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है उनसे। इसमें फीलिंग ऐसी आती है कि F-150 का सस्पेंशन यहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन इस सस्पेंशन के ऊपर उतना वेट नहीं है जितना कि F-150 में होता है, तो ये उस तरह से बाउंस नहीं कर रहा। ये आपको रोड के बाउंस काफ़ी ज़्यादा फील करवाता है, बट यही इस गाड़ी का पॉइंट है, रगड ऑफ रोडर होना। ऑफ रोडिंग के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी कैपेबल है। ड्राइव मोड्स यहाँ पे हर तरह के दिए गए हैं। ये 4x2 और 4x4 पे स्विच भी हो सकता है, और इसके अलावा पावर इसमें इतनी है कि इस पे आप 4x2 पे सही टेल कर सकते हैं। बाकी फिर इस गाड़ी के बारे में जो चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं वो है इसका सबसे पहले तो साउंड नोट। साउंड इसकी ऑब्वियसली V8 इंजन वाली तो नहीं है, बट स्टिल ये एक अच्छा साउंड नोट है, और इसको भी आप लाउड या कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टीयरिंग पे बटन दिया गया है जहाँ से मैं इसको लाउड या नॉर्मल कर सकता हूँ, और इससे साउंड नोट पे भी थोड़ा बहुत फर्क आता है। फिर इसके अलावा इंटीरियर की फील ओवरऑल काफ़ी लग्जरियस है। कैबिन नॉइस में काफ़ी हद तक इंसुलेटेड है। शीशे इसके आम गाड़ियों से थोड़े थिक हैं, और यहाँ पे नॉइस रिडक्शन काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बाकी इसकी ड्राइव में मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि इसकी एक्सेलरेशन में एक छोटा सा लैग है। आप अगर एक दफ़ा इसको फुल फ्लोर कर देते हैं तो इसके टर्बो स्पूल क्रिएट करते हैं, और फिर तकरीबन 1-1.5 सेकंड के लैग के बाद ये एकदम से निकलना शुरू होता है। लेकिन ये जो 1-1.5 सेकंड का लैग होता है, ये आपको फील होगा इस गाड़ी में। पाकिस्तान में इस गाड़ी का कंपैरिजन बन सकता है BYD शार्क 6। इससे पहले हमने इस गाड़ी का कंपैरिजन किया था उसके साथ। इसमें ड्रैग रेसेस भी की थी हमने, ब्रेक टेस्ट भी किए थे, सब कुछ करके देखा था। ड्रैग रेस में BYD शार्क इससे निकल जाता है, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में लैग नहीं होता। तो इसमें वही लैग है जिसकी वजह से थोड़ी सी पीछे रह जाती है, वरना ये गाड़ी भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। अब कहने को ये गाड़ी 22 मॉडल है, बट स्टिल टेक्नोलॉजी के लिहाज से आज की मोस्टली गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और यही वजह कि पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से बिक रही है। फिर इसके अलावा ये हैवी राइट हैंड ड्राइव। वैसे फोर्ड आपको मोस्टली पाकिस्तान में जो देखने को मिलते हैं वो लेफ्ट हैंड होते हैं। F-150 की मोस्टली गाड़ियाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव होती हैं, बट ये राइट हैंड ड्राइव रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक बात है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की, तो ये इसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसके पार्ट्स पाकिस्तान में आपको सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक तो इंजन 3.0 है, 3.5 नहीं है। 3.5 वाले F-150 पाकिस्तान में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, बट इसके पार्ट्स थोड़े से सोर्स करने में मुश्किल होंगे। लेकिन स्टिल आपको जो भी पार्ट्स वगैरह चाहिए हो वो बाहर से मिल जाते हैं, और ये गाड़ी आपके सही पैसे पूरे करेगी। इसके परफॉर्मेंस फिगर्स पेपर पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट देखते हैं कि वाकई में डिलीवर भी करती है कि नहीं। अब इस गाड़ी का 0 to 100 टेस्ट करके देखते हैं कि ये वाकई में कोई डिफरेंस क्रिएट करता है या नहीं। इसको मैं स्टैंड स्टिल पे ले आया हूँ, और देखते हैं कि इसका 0 to 100 कितनी देर में होता है। 3, 2, 1। अब जो मैं बता रहा था कि इसमें एक टर्बो का लैग आता है, वो आप चेक कीजिएगा। मैं इसका पाँव पूरा दूंगा, लेकिन गाड़ी उठना कब शुरू होगी उसमें एक गैप होगा, वो चेक करें। ये मैंने पाँव दे दिया, और अब ये अब उठना शुरू हो रही है, तो ये गैप आपको फील होता है। ये डिले प्लग इन हाइब्रिड या हाइब्रिड गाड़ियों में नहीं आता, ये वाला।
और इसी गैप में शार्क जैसी गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं। ओके, तो पिक के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसका 0 to 100 5 सेकंड समथिंग में है और ये भी वेरी गता है। अगर आप इसको सही दबा के रख सकते हैं तो ये तकरीबन 5.5 5.6 में 0 to 100 चली जाती है, लेकिन नॉर्मल कंपनी जो क्लेम करती है वो है 5.8 सेकंड। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है इसके ड्राइव मोड्स की, तो इसमें ड्राइव मोड्स 4 आते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ तक बात है इसके 4x4 की मोड्स की, तो इसमें 4 आते हैं, 2H, 4H, 4L और फिर 4A। 4A वाला गेयर मोस्टली गाड़ियों में नहीं आता और इसमें दिया गया है। अब इसका यूज़ ये है कि 4H, 4L और 4A में डिफरेंस ये हैं कि 4H यानी कि 4x4 और हाई रेंज गेयर्स यानी कि बड़े गेयर्स में गाड़ी जाएगी, 4L यानी कि लो रेंज गेयर्स गाड़ी छोटे गेयर्स में रहेगी 4x4 पे। ये तो हर गाड़ी में होते हैं, लेकिन 4A का डिफरेंस ये है कि ये ऑल व्हील ड्राइव है। अब 4H भी तो ऑल व्हील ड्राइव ही होता है, लेकिन उसमें गाड़ी के चारों टायर इंजन के साथ ही चलते हैं। अगर आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो टर्न करते हुए तो लेफ्ट वाला टायर थोड़ा सा कम चलेंगे, राइट वाला टायर थोड़ा ज़्यादा चलेंगे और इसलिए फिर व्हील स्पिन एक अजीब सा हो रहा होगा और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आएगी आपको मोड़ते हुए। 4A में ये चीज़ नहीं होती। आप अगर डाले यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होगा 4x4 जब गाड़ी को मोड़ते हैं तो गाड़ी में थोड़ी सी व्हील स्पिन करती है। वो चीज़ स्पोर्टेज में की नहीं होती, क्योंकि स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव होती है और इसमें भी आप इसको ऑल व्हील ड्राइव कर सकते हैं स्पोर्टेज या टुक्सन वगैरह की तरह। ये एक अच्छी चीज़ है और ये फिर मुड़ते हुए व्हील स्पिन नहीं करती। बाकी इंटीरियर इसका वेल लेड आउट है। इसमें टेस्ला पैनल दिया गया है जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। ये क्योंकि थाईलैंड रिपोर्ट है तो इसके सारे गेजेस थाई लैंग्वेज में सारा कुछ शो करवा रहे हैं। इसको मैं स्विच कर सकता हूँ इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में। बाकी इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो आता ही है। फोर्ड के बारे में जो चीज़ मुझे बेस्ट लगती है वो ये है कि हर चीज़ इसकी काफ़ी स्मूथ होती है। स्टीयरिंग इसमें आम गाड़ी जितना लाइट है। इसका गेयर सेलेक्टर भी काफ़ी लाइट है। फोर्ड का आपको गेयर लगाते हुए हमेशा एक मजा आएगा, क्योंकि इसके गेयर की फील बड़ी सेटिस्फाइंग सी होती है। इसके अलावा बाकी इंटीरियर के बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से फोर्ड का कोई मुकाबला नहीं। शेवरले वगैरह भी आते हैं, लेकिन उनमें बिल्ड क्वालिटी इस लेवल की नहीं होती। सेम गोज फॉर डॉज। डॉज के इंटीरियर मोस्टली प्लास्टिक के होते हैं। वो गाड़ियाँ रगड ऑफ रोड ट्रक्स हैं, बट ये रगड ऑफ रोड ट्रक होने के साथ साथ फैमिली कार भी कहा जा सकता है। इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी 4 अलग लगाते हैं, 2H, 4H, 4A और 4L। 4A वाला गेयर मोस्टली गाड़ियों में नहीं होता। अगर आप 4x4 ऑन करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि 4H में गाड़ी 4x4 पर चलती है और हाई गियर्स में जाती है। 4L में लोअर रेंज में रहती है, लेकिन 4A ऑल व्हील ड्राइव है। अब 4H और 4L का डिफरेंस ये है कि जैसे V8 या टुक्सन वगैरह ऑल व्हील ड्राइव होती हैं तो उनमें गाड़ी को मोड़ते हुए टायर स्किड नहीं करते। अगर आप 4x4 चलाते हैं रेवो वगैरह और गाड़ी को 4x4 में यूज़ करते हैं तो गाड़ी टर्न लेते हुए व्हील स्पिन करती है अजीब सा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह से कि अब ये गाड़ी 4x2 में है तो इसको मैं मोड़ रहा हूँ, कोई स्क्रैचिंग की स्लिप होने की कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को 4x4 में करता हूँ और अब टर्न लेता हूँ तो अब ये गाड़ी चटके मार रही है, स्किड कर रही है। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा अगर आपने गाड़ी ऑन की हुई है 4x4 में गाड़ी मुड़ती सही नहीं है। तो इसका हल ये है कि आप इसको 4A में कर दें। 4A में करने से गाड़ी आम ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ियों की तरह हो जाती है। और अब मैं इसको जैसे मर्जी टर्न करूँ कोई इशू नहीं है। अब इसके चारों टायर इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, लेकिन 4x4 पे चल रहे हैं। वैसे 4H में होता है कि चारों टायर बराबर चलते हैं और उससे फर्क ये पड़ता है कि जब आप टर्न लेते हैं तो अंदर वाले टायर यानी कि अगर मैं लेफ्ट का टर्न ले रहा हूँ तो लेफ्ट वाले टायर थोड़े कम चलेंगे, राइट वाले थोड़े ज़्यादा चलेंगे। तो इसकी वजह से ना एक व्हील स्पिन होता है और जो वाइब्रेशन होती है वो चीज़ 4A में आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप 4A में गाड़ी को डेली यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप आम गाड़ी में 4x4 वाली 4x4 पे करके गाड़ी को हर टाइम ही चला सकते हैं। तो इसका ये फ़र्क है। अगर मैं इसको फ्लोर करता हूँ स्टैंड स्टिल से तो ये गाड़ी टेल करने लग जाती है और डजंट मैटर की स्पीड क्या है, तकरीबन ये गाड़ी 60-70 भी जाके फुल फ्लोर करने पे टेल करती है। तो इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए इसमें 4A वाला गियर दिया गया है। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। बाकी जहाँ तक बात है फ्यूल इकोनॉमी की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 6-7 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फ्लोर करते हैं तो ये तकरीबन 3-4 पे भी आ सकती है, क्योंकि इंजन काफ़ी पावरफुल और बड़ा है। बट अगर आप इसको नॉर्मल चलाएं तो ये सिर्फ 3000 सीसी इंजन है जिसको टर्बोस भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये 7-8 पे जा सकती है। और इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है मेंटेनेंस की तो इसके पार्ट्स सोर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, बट मिल जाते हैं दुबई वगैरह से। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको प्राडोस वगैरह मिलती हैं, लेकिन उनसे ये गाड़ी हेड टर्नर भी सारा है, पावरफुल भी सारा है और हर चीज के लिहाज से उनसे बेहतर है। ऑलराइट, ये तो होगी टेस्ट ड्राइव। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी एग्रेसिव है, बट इस पे एक चीज मिसिंग है जो कि रैप्टर का लाइक सिग्नेचर होता है और वो है मार्कर लाइट्स। F-150 रैप्टर में यहाँ पे ग्रिल में लेफ्ट राइट जगह जगह मार्कर लाइट्स आती हैं, बैक पे भी आती हैं और वो उस गाड़ी को डिस्टिंक्टिव सी लुक देती हैं। बट उसकी वजह यह है कि 79.9 इंच से चौड़ी जो भी गाड़ी हो उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कहती हैं कि उस पर मार्कर लाइट्स होनी चाहिए। वो गाड़ी ट्रक यानी कि शेजोर या फिर हीनो वगैरह की कैटेगरी में आ जाती है, उस साइज में चली जाती है F-150 रैप्टर, तो उस पर मार्कर लाइट्स होना मस्ट हैं और उस पर लगाई जाती हैं। बट इस गाड़ी की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है। F-150 से ये गाड़ी तकरीबन 7 इंच कम चौड़ी है
और इसीलिए इसमें मार्कर लाइट्स नहीं है और इसलिए गाड़ी थोड़ी कम कूल लगती है। अगर यहाँ पर लाइट्स लगाई जाती हैं तो बेहतर था, बट आप आफ्टर मार्केट लेकर लगा सकते हैं। इसमें वो जगह भी दी गई हैं 3, लेकिन ब्लैंक हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई। खैर, बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो ये इसमें अच्छे खासे हैं। हेडलाइट इसमें परफॉर्मेंस एलईडी वाली हैं। आई एम नॉट श्योर कि हेडलाइट में परफॉर्मेंस लिखने का क्या तुक है, बट लिखा हुआ है। और ये ऑटो लेवल करती हैं, ऑटो ऑन ऑफ होती हैं। यहाँ पार्किंग सेंसर्स हैं और ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा कटलाइंस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके फ्रंट के अंदर ये स्कूप्स भी दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हीट को डिसिपेट करती है। जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ग्रिल की तो रैप्टर्स में हमेशा फ्रंट पे ये बल्कि बोल्ड फोर्ड लिखा हुआ होता है और ये भी इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करता है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी आम रेंजर से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा बोस्टेड है, क्योंकि इसमें टायर तो BF गोदरेज के ऑल टेरेन आते हैं और इसके अलावा ये हैं भी ऑफ रोड प्रॉपर टायर्स और इन्हीं को अकोमोडेट करने के लिए इसमें ओवर फ्रंट दिए गए हैं। यहाँ पे भी वही स्कोप्स कंटिन्यू किए गए हैं। और जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर के अंदर 360 कैमरास आते हैं, ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स आते हैं, ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, ऑटो रिट्रैक्टेबल भी हैं और में इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज पिकअप ट्रक है। इससे छोटा ब्रोंको आता है, इससे बड़ा F-150 आता है और एंट्री एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है। F-150 में जो रैप्टर होता है वो गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, इसमें कंपैरेटिवली आसान है चढ़ना उतरना। और बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। रैप्टर्स में हमेशा ये साइड स्टेप्स हैं ये प्रॉपर लोहे के आते हैं और इन पर रैप्टर की बैजिंग भी दी गई होती है, ये फिक्स्ड होते हैं, जबकि F-150 वगैरह में इससे छोटे ट्रिम्स में ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स आते हैं। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती, अगर होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। रैप्टर्स वाली मोस्टली गाड़ियों में सनरूफ नहीं आती, बेशक F-150 क्यों ना हो। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 भी हो सकती है और इसके अलावा आप इसको 4x4 पे अलग से कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग के इसके बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं जो कि मैंने पहले कवर किए हैं और इसके अलावा जो मोड्स हैं इसके सैंड, स्नो, ऑल टेरेन वगैरह वो मैं कवर करूंगा भी अंदर जाके। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है। और जहाँ तक बात है इसके इस वाले एंड की तो यहाँ पे ये रैप्टर का डेकल दिया गया है। ये सिर्फ एक सिंगल ही बैच है, लेकिन इसमें ग्राफिक्स पैकेज भी आता है जिसमें डेकल्स यहाँ से शुरू होती हैं और उसमें बैक पे ये पूरा ही फेंडर ऑलमोस्ट स्टिकर्स के अंदर होता है। वो लुक भी काफ़ी मजेदार लगता है, लेकिन वो मोस्टली गाड़ियों पे नहीं होता, वो एक एड ऑन फीचर है जो कि कुछ ही लोग लेते हैं। खैर, इसके अलावा पार्किंग सेंसर इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी साइड से आते हैं जो कि आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेंगे। और ये गाड़ी टायर के पीछे पूरी तरह से कवर्ड है, रीवो की तरह नहीं कि आर पार ही नजर आ रहा हो आपको। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स यहाँ राइट्स में भी आते हैं जो कि आपको इस वाले एरिया के ऑब्स्टिकल्स के बारे में इंडिकेट करते हैं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी की रेयर एंड की तो ये भी काफ़ी खूबसूरत तो है ही, लेकिन रैप्टर में एक डिस्टिंक्टिव चीज़ होती है इस गाड़ी के एग्जॉस्ट। इसमें हमेशा बैक पे 2 एग्जॉस्ट आते हैं, बेशक F-150 हो या ये गाड़ी हो, और इसका एग्जॉस्ट नोट भी अच्छा है। आप इसको लाउड या नॉर्मल कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था ड्राइविंग में। और टेल लाइट पीस की LED में है। बाकी इसमें टेलगेट पावर तो है लेकिन ये बंद नहीं होता, नए वाले F-150 में ये बंद भी होता है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये डिसेंट है। बाकी डिग्गी में इसके स्लो डाउन शॉक नहीं आता, अगर मेरे ख्याल से तो बेहतर था, ये रीवो की तरह नीचे गिर ही जाता है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। और इसके अलावा इसकी शटर लिट जो लगी हुई है ये थाईलैंड से ही लगी हुई आई है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है और है भी काफ़ी डिसेंट सी। बाकी इसकी डिग्गी के अंदर वही पावर आउटलेट वगैरह आते हैं। रैप्टर के बारे में एक और चीज़ जो डिस्टिंक्टिव होती है वो ये है कि इसमें बैक पे विंडो हमेशा फिक्स आती है, बेशक F-150 हो ये गाड़ी हो। वैसे छोटे ट्रेन्स में विंडोज ओपन होती हैं, लेकिन रैप्टर्स में क्यों फिक्स आती हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर इसके बैक पे ये टो बार्स भी चेसिस के साथ ही माउंटेड हैं, जहाँ पे आप कुछ भी बांध के इजीली खींच सकते हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये इसका लुक्स के लिहाज से खूबसूरत तो है ही, बट यहाँ पे रेड कलर की एक्सेंट्स दिए गए हैं जगह जगह बहुत सारे, जो कि शो हुआ था कि ये इसकी टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है। स्टीयरिंग में इसकी रैप्टर की बैचिंग भी दी गई है और इसके अलावा मटेरियल्स भी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है। ओवरऑल इसके इंटीरियर की फील काफ़ी प्रीमियम है जैसा कि मैंने पहले बताया था, बट इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि स्टीयरिंग के कंट्रोल्स यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे कि आर का बटन दिया गया है अलग से, जो कि इसकी प्रॉपर स्टैट्स शो करवाता है रैप्टर की, कि किस चीज़ की क्या स्टैट्स है, क्या सेटिंग हुई है। ये इन शॉर्ट गाड़ी की पूरी एक समरी है सिंगल ही जगह पे। इसके अलावा ये पैडल फिर मेटल में होना ये भी एक अच्छी टच डिटेल है। और इसके अलावा इसका मीटर भी पूरी स्क्रीन है जो कि डिस्प्लेज और थीम्स के लिहाज से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जहाँ तक बात ड्राइविंग मोड्स की तो ये इसमें काफ़ी सारे आते हैं। पहला है नॉर्मल, फिर है स्पोर्ट, फिर है स्नो, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये ग्रेवल, सैंड और उसके अलावा रॉकी टेरेन वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की तो ये इसमें लेदर और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में है। लेदर तो इसका प्रीमियम है, लेकिन बाकी सब कुछ चीप प्लास्टिक है, तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका बड़ा सबवूफर दिया गया है और साइड पे ट्विटर्स दिए गए हैं। ट्विटर्स पे इसकी बैजिंग दी गई है B&O की। साउंड सिस्टम इसमें Bang & Olufsen का है, जो कि एक एड ऑन फीचर है और अच्छा साउंड सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़ी सारी वर्टिकल स्क्रीन दी गई है टेस्ला पैनल जैसी, और इसमें फीचर्स अच्छे हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। और गाड़ी के स्टैट्स भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा फिर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए आप यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल में क्या जाके ढूंढते रहेंगे मेन्यूज़, तो यहाँ पे अलग से बटन दिए गए हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली उसके ऊपर एक और क्लाइमेट कंट्रोल है, तो 2 दफ़ा क्लाइमेट कंट्रोल एक ही जगह पर दिया गया है। खैर, इसके अलावा बाकी यहाँ पे फिर ये इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है, पॉकेट दी गई है, गैस सिलेक्टर दिया गया है, और हर फोर्ड की तरह इस कार की गैस सिलेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ है। इसको मैं बटन प्रेस करके इस तरह से पीछे कर सकता हूँ, और ये बड़ा एक मज़े के तरीके से पीछे होता है। बेशक आप मस्टैंग चलाएं, ये गाड़ी चलाएं, F-150, सबके गेयर्स मज़े के हैं। इसके अलावा पार्किंग ब्रेक इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, ड्राइव मोड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ड्राइव मोड सेलेक्टर यहाँ पे दिया गया है, और 4x4 की सिलेक्शन भी इधर ही है। फिर इसके सेंटर कंसोल की कैपेसिटी बस ठीक है। सीट्स इसमें लेदर और एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन में है ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। और जहाँ तक बात है ड्राइवर के कंट्रोल्स की, तो इसमें चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और बेसिक हेडलाइट वगैरह के फंक्शंस दिए गए हैं। रूफ लाइनर भी इसका ये फैब्रिक का है और ऑल ब्लैक है। वेंटी मिरर्स में आते हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए, लाइट्स नहीं दी गई, होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी माइक इस गाड़ी में यहाँ ड्राइवर के ऊपर ही दिया गया है, बाकी जगहों पर शिपोर्ट किया गया है। और जहाँ तक बात है इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये थोड़ी टाइट है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है, और हेडरूम थोड़ा सा है, लेकिन कोई लंबा बंदा बैठेगा तो यहाँ पे इसको इशू हो सकता है। अमेनिटीज यहाँ पे ठीक हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए हर तरह का पावर आउटलेट दिया गया है, USB-C भी है, A भी है, और फिर 230 वोल्ट का पावर आउटलेट भी है। और इसके अलावा सेंटर में इसमें हम्प आता है, तो यहाँ पे कंफर्टेबली 2 ही लोग बैठ सकते हैं, बट 3 आना चाहें तो आ जाएंगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे एयर वेंट्स तो हैं ही, और सेंटर कंसोल भी है। हेडरेस्ट भी यहाँ प्रॉपर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ भी एक चीज़ पे चिपोर्ट किया गया है, वो ये है कि फ्रंट पे डोर सिल्स के अंदर फॉर परफॉर्मेंस की बैजिंग दी गई है, बैक पे नहीं दी गई। फिर इसके अलावा बैक पे डोर्स में इसमें ट्विटर्स नहीं आते, मोस्टली गाड़ियाँ बैक पे ट्विटर्स ऑफर करती हैं। विंडशील्ड इसमें ये सिंगल ही पीस आती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 3000 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज पेट्रोल ऑफर करती है। ट्रांसमिशन इसमें 10 स्पीड ऑटोमेटिक आती है, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये इंजन बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। सिर्फ यही नहीं, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ज़बरदस्त है। इस तरह से कि गाड़ी 405 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 583 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और ये एनॉर्मस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। तो इसमें सबसे मजे की चीज़ ये है कि ये सारी की सारी पावर आप 2 टायरों पर भी डाल सकते हैं, इसको 2H में करके। लेकिन फिर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टेल करती है, इवन आप 70-80 पे भी जा रहे हो और इसको फुल फ्लोर करें तब भी ये गाड़ी टेल करती है, इतनी पावर है इसमें। 0 to 100 इसका 5.7-5.8 सेकंड के आसपास है, और बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन ज़बरदस्त है। लेकिन क्योंकि ये इंजन ट्विन टर्बो चार्ज है, तो इसमें एकदम से एक्सीलरेट करने पे थोड़ा सा आपको लैग फील होता है, वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। बाकी इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 4A वाला गियर है, उसका यूज़ भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब कुछ आता है, जो कि इस गाड़ी को बहुत बेहतर बनाता है। बोनट के अंदर इसकी स्टैंड दिया गया है, ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे ओवरऑल ठीक है। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 7 के आसपास ले सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।